नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन, चैप्टर 10 वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा मतलब वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इस टाइप की कुछ ऑपरेशंस आएंगे। इसकी अपनी एक अलग एलजेब्रा रहेगी। ऑर्डिनरी एलजेब्रा से कुछ रूल्स उसके मैच होंगे और कुछ रूल उसके अपने रहेंगे। तो अपना काम क्या रहता है कि जब अपन किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपन सिलेबस को देख लेते हैं कि अपने को सिलेबस में क्या क्या चीज पढ़ना है और क्या क्या चीज अपने को नहीं पढ़ना है। तो जो चीज अपने को पढ़ना रहता है वो भी अपने को पता रहना चाहिए, और जो चीज अपने को नहीं पढ़ना है 2022 और 23 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। मेरा चैप्टर 10 यहाँ पर वेक्टर्स लिखा हुआ है, ये वेक्टर एलजेब्रा है। देखो क्या क्या चीज है अपने सिलेबस में, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। आपको पता भी है वैसे कि वेक्टर्स और स्केलर्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे सामने चीजें आ रही तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि वेक्टर्स क्या होता है, स्केलर क्या होता है। भले ही आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग मालूम भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होता है वो भी बताया जाएगा आपको। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन किधर रहती है वो भी बताएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ये भी बताएंगे। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस और उसके डायरेक्शन रेशियोज पढ़ना अपने को। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है, इसमें इक्वल वेक्टर पढ़ना है, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर के कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, एक स्केलर के थ्रू वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो गिवन लाइन सेगमेंट को गिवन रेशियो में डिवाइड करना, मतलब सेक्शन फॉर्मूला टाइप का। डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसकी एप्लीकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, सारी चीजें पढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। दो टाइप से मल्टीप्लाई होता है वेक्टर, एक तो डॉट लगा के होता है उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, एक क्रॉस लगा के होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। दोनों टाइप के वेक्टर पढ़ेंगे। और रिलेटेड जो टॉपिक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ट्रिपल प्रोडक्ट जो है मतलब तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लाई, ये अपने सिलेबस में है नहीं। इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको छोड़ेंगे, और नहीं तो ये समझ के चलो कि वेक्टर में जितनी चीजें अपने को दी है वो सभी पढ़ना है लगभग। ठीक है, ये मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया एक बार। आप पढ़ते वक्त में इस पर नजर रखेंगे, कोई टॉपिक इसमें का छूटना नहीं चाहिए। ज्यादा कोई चीज आपने पढ़ ली उससे नुकसान नहीं होता, लेकिन कोई चीज आपको छोड़ना नहीं। ठीक है, तो ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में लगा लिया जहाँ पे चैप्टर चालू हो रहा है। अपन कभी भी देख सकते हैं इसको, जब अपना मन करे, जब अपने कोई डाउट हो ये चीज है कि नहीं है वो। वैसे आप ये मान के चलो कि वेक्टर अपने को पूरा पूरा ही पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा का मतलब होता है वही ऑपरेशंस लगाना है आपको। वेक्टर एलजेब्रा को डिस्कस करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ डेफिनेशंस, कुछ चीजें, वेक्टर कैसा होता है, क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए वेक्टर पहली बार आ रहा है आपको मैथमेटिक्स के अंदर। फिजिक्स में भले ही आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि आपने कैसा पढ़े होंगे, क्या पढ़ा होंगे। तो हम आपको वेक्टर वहां से बताएंगे जहां से वेक्टर निकला है। तो चलिए, इसमें वेक्टर एलजेब्रा में सबसे पहले एक टर्म आ रही है अपनी, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए नाम से क्लियर है, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब फिजिक्स के स्टडीज में जो क्वांटिटीज यूज होती है उसी को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। चलिए मैं इसको लिखते भी जाता हूँ और आपको बताते भी जाता हूँ, तो आपके पास लिखा भी रहेगा और सुन तो आप रहेंगे। लिखने के बाद में उसको समझाना थोड़ा सा आसान रहता है और फिर अपन उसको याद भी रख सकते हैं। तो इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स लिखते चलिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, quantities which are used primarily
आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। लिख लेंगे आप आराम से। देखिए मैंने लिखा है इन द स्टडी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के स्टडी में, फिजिक्स पढ़ते हैं आप, क्वांटिटीज विच आर यूज प्राइमरली, मेन रूप से जो क्वांटिटीज यूज होती है जिनके ऊपर ही पूरा फिजिक्स चलता है, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या रहती है वो फिजिकल क्वांटिटीज मेनली जो इसका यूज आप फिजिक्स में करते हैं? लेंथ, लेंथ आती है, लेंथ के बाद में मास, मास पता है आपको, टाइम, टाइम के बाद डेंसिटी, डेंसिटी के बाद एरिया, एरिया के बाद में वॉल्यूम, वॉल्यूम के बाद में कुछ कुछ बताऊंगा, स्पीड, स्पीड के बाद में वेलोसिटी, एटसेट्रा। देखिए मैंने कुछ मेन क्वांटिटीज लिख दिया है, लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इस टाइप की जो चीजें रहती है, हाँ यही फिजिक्स में मेन रूप, मेनली फिजिक्स में इन्हीं चीजों की स्टडी की जाती है। जो भी चीज, जो फॉर्मूले और जो चीज बनते हैं वो इन्हीं चीजों से मिलकर बनते हैं, पता है आपको? तो इन्हीं क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, आगे वी कैन डिवाइड ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इनटू टू टाइप्स, और जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज रहती है उसको आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। लिखता हूं इसको, वी कैन डिवाइड all the physical quantities into two types। देखिए वी कैन डिवाइड ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज इनटू टू टाइप्स, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनको हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है ये बताते हैं। ये समझ आते जा रहा है आपको? स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। अब देखिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब किसी चीज का मेजरमेंट ओनली, डायरेक्शन नहीं रहती, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। लिख देते हैं हम इसको, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, only magnitude not direction, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, not direction, are called scalar quantities, scalar quantities। देखिए हमने लिखे फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल मेजरमेंट होता है, डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं रहता, ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर सिंपली कॉल्ड स्केलर्स ओनली, स्केलर क्वांटिटीज आर सिंपली कॉल्ड स्केलर्स। देखिए स्केलर क्वांटिटीज आर सिंपली कॉल्ड स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटीज को सिंपली स्केलर्स बोल देंगे तो उसका मतलब भी स्केलर क्वांटिटीज होती है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी स्केलर क्वांटिटीज या स्केलर्स होते हैं? फॉर एग्जांपल जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, लेंथ, लेंथ रहती है,
5 मीटर, 10 मीटर, 5 सेंटीमीटर, 100 से, उसके अंदर केवल डायरेक्शन, उसको चाहे इधर से मेजर करो चाहे उधर से मेजर करो, वो आएगा उतना ही, उसके अंदर डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो लेंथ जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, उसके अंदर केवल उसका मेजरमेंट है, डायरेक्शन नहीं। तो लेंथ आपकी स्केलर क्वांटिटी हो गई। लेंथ के बाद में डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपका स्कूल यहाँ से 3 किलोमीटर है, अब आप यहाँ से आपके स्कूल तक की डिस्टेंस मेजर करो तो 3 किलोमीटर मिलेगी, और आपके स्कूल से यहाँ तक की डिस्टेंस मेजर करो तो 3 किलोमीटर मिलेगी, मतलब उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी। मास। मास जो होता है ये भी स्केलर क्वांटिटी है। मास किसको कहते हैं? वजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? मास। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है उसका कितना अमाउंट है उसको मास कहते हैं। और इसके बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फिजिक्स वाले मैम या सर से आप पूछ लेना, वो आपको ज़्यादा डिटेल में बता देंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा कि अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड मास। इसमें भी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं रहता, ये भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। मास के बाद में टाइम। टाइम में भी डायरेक्शन का कोई लेना देना, आप इधर मुंह करके बैठ जाओ तो भी अभी 7:22 हो रहे हैं, आप उधर मुंह करके बैठ जाओ तब भी 7:22 हो रहे हैं, डायरेक्शन का उससे कुछ लेना देना नहीं। तो टाइम भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी या स्केलर है। और कुछ एग्जांपल, एरिया। आप किसी चीज का एरिया निकालते लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ तो ऑलरेडी आपकी स्केलर क्वांटिटी है ही, तो एरिया जो होता है ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होती है। वॉल्यूम। वॉल्यूम भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसमें भी डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर जो है इसमें भी डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। 40 डिग्री रूम टेम्परेचर है, अब चाहे आप इधर की डायरेक्शन में रहो तब भी वही, उधर की डायरेक्शन में रहो तब भी वही, उससे डायरेक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये सब। और एक और लिख लो, स्पीड। स्पीड। स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एटसेट्रा, etc। ये कुछ मैंने स्केलर क्वांटिटीज लिखा है, इसमें और भी कुछ कुछ लिख सकते हैं आप चाहे तो, मैंने कुछ एग्जांपल्स बताया। इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन का इससे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है। अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर्स वो हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी रहता है। लिख लो इसको, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल quantities which have both magnitude and magnitude as well as direction are called वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हो, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज आर सिंपली कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर क्वांटिटीज are simply called vectors। देखिए जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसको सिंपली आप वेक्टर्स बोल सकते हैं, लेकिन वेक्टर्स के अंदर क्या रहेगा, आपका मैग्नीट्यूड भी रहेगा, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी रहेगा, मतलब उसका मेजरमेंट भी रहेगा और उसकी डायरेक्शन भी रहेगी, दोनों साथ साथ में रहेंगे, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और सिंपली वेक्टर क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। कुछ एग्जांपल्स देख लो इसके। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में
डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस है, अब इसमें अगर एरो लग जाए ऐसा, तो ये ए बी जो है आपका, ये एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इसलिए हो गए क्योंकि ये ए बी तो इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन भी है कि आपको इधर ही चलना है, तो ए बी एक अलग हो गया आपका। और अगर आप ऐसा लिखेंगे इसको, ए से बी और बी से ए की तरफ डायरेक्शन है, मतलब आपको इस डायरेक्शन में आना है, तो बी ए का मैग्नीट्यूड हो गया और बी से ए की तरफ उसकी डायरेक्शन, आप उसको ए से बी की तरफ नहीं ले जा सकते, जिधर एरो लगा हुआ है आपको उधर ही उसको ले जाना। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है। इसी से मिलता जुलता डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस में एरो नहीं रहता, मतलब डायरेक्शन नहीं रहती, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं रहता उसके अंदर। तो डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी। और कुछ? फोर्स, देखिए फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। जैसे आपका फ्रेंड आपके साथ में चल रहा है ना, तो आप चलते चलते पीछे से एक लात दे दिया आपने, उस पर भाड़ा करके गिरा हुआ औंधे में, आपको कुछ भी नहीं लगा, बस जरा सा धक्का दिया आपने उसको, ऐसा उत्ते में भड़ करके गया हो नीचे। अब वो गिरा है, गिरा हुआ है, गिरा हुआ मतलब वैसा गिरा हुआ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं, वो घटिया टाइप से गिरा हुआ वैसा नहीं है, ऐसा पड़ा है वो गिर के। अब आप यदि आप उसको उठा रहे हैं ऐसा करके, तो आपको ताकत ज्यादा लगेगी। मतलब फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। आपने कभी देखे होंगे कोई गाड़ी रहती है, कोई बस रहती है, वो कभी चालू नहीं होती, तो उसको धक्का लगाना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है ना। तो धक्का लगाने के लिए पब्लिक जो है वो पीछे खड़ी होती है गाड़ी के, क्योंकि पीछे से उसको धकेलना आसान है गाड़ी को। क्या है, पीछे से बस ऐसा हाथ रख दो, बाकी बेवकूफ लोग धकाने वाले धका रहे, अपन खड़े रहो उनके साथ में ऐसा हाथ रख के, धका धका चिल्ला, वो धका रहे अपन खड़े रहो ऐसा, और गाड़ी भड़ से आ गई। कभी आपने देखे कि कोई बस या किसी के आगे जाके कोई खींच रहा है उसको, आगे 10-20 बाराती उतर कर वो खींच रहा है उसको कि चलो इसको चालू करने के लिए, उधर से खींचेंगे तो वो क्या उनके पिताजी भी आ जाएंगे साथ में, तो वो नहीं खींच पाएंगे, बस खींच पाएंगे क्या? धकेलना अलग है और खींचना अलग है। कुएं से पानी निकाल रहा, को अच्छी बड़ी बाल्टी में लिया, भर करके छोड़ दिया उसके अंदर, अब बाल्टी भर के खींच बेटा उसको ऊपर। तो फोर्स का जो इफेक्ट होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। दैट इज वाई फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, धक्का देना और ऊपर खींचना। धक्काना आसान है, किसी को 50 किलो का कोई आदमी है, कोई बच्चा है, उसको छत पे से नीचे गिराना है, तो एक धक्का ऐसा ठूसा मार दो उसको, वो ऐसे नीचे चला जाएगा। अब उसको नीचे से ऊपर खींचना है तो खींचो, कितनी ताकत लगे, है ना। तो फोर्स जो है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी। खैर ये सब चीजें आपको मालूम है, अपन ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑलरेडी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंजेस आता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और थोड़ी बहुत फिजिक्स हमको भी आती है, जैसे धक्के तुम फिजिक्स में खा रहे हो, खा रहे हैं, ऐसे हमने भी कभी खाए होंगे, लेकिन हमारे टाइम में पढ़ाने वाले बहुत अच्छे होते थे। फिजिक्स पढ़ाने वाले एकदम सिर्फ पढ़ाते थे, एक बार वो पढ़ा दे और सारी चीज ग्राफ्स कर जाता था, सारी चीज जैसा पढ़ा दे वैसे एक ही बार में समझ में आ जाता। हाँ टाइमर 1 मिनट बस। तो एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है? यस, रिटार्डेशन एटसेट्रा। देखिए रिटार्डेशन क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं और उसके सामने माइनस आ जाए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। तो ये कुछ क्वांटिटीज है जिनको वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। नेक्स्ट पॉइंट है अपना नोटेशन ऑफ वेक्टर। क्या? नोटेशन ऑफ वेक्टर। देखिए नोटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब यह है कि अपन वेक्टर को किस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। पता है वैसे आपको, लेकिन फिर भी हम अपने हाथों से खुद बताएंगे आपको कि किस सिंबल से आपको उसको रिप्रेजेंट करना। हो सकता है कि आपको एक आधी सिंबल पता हो, हम आपको ज्यादा सिंबल बताएं, क्योंकि वेक्टर आप फिजिक्स में अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उसका मतलब आप ये ना समझे कि वेक्टर वहां से यहाँ आ रहा है।
वहां से यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ से दिया गया है उनको, लो बेटा अपना काम निकाल लो। मैथमेटिक्स से वेक्टर वहां गया है, फिजिक्स वालों से उधार वाली नहीं ले रहे अपन ने उनको दिए कि जाओ तुम तुम्हारा काम कर लो। नोटेशन ऑफ वेक्टर्स, जनरली क्या करते हैं, जनरली द सिंबल और नोटेशन यूज किए जाते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डार्क अल्फाबेट। मैं लिखता हूं इसको, फिर लिखूंगा ना तो आपको सही समझ में। चलिए लिखते भी जाएंगे आप। जनरली द सिंबल्स, the symbol of notation used to represent a vector is a dark letter or alphabet. Generally the symbol or notation used to represent a vector is a dark letter। बना के बताता हूँ, डार्क लेटर और डार्क अल्फाबेट। देखिए डार्क लेटर या डार्क अल्फाबेट कैसे बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, डार्क लेटर दिख रहा है, उसको मोटा कर दिया आप, ए, बी, सी, डी, कैपिटल एफ, कैपिटल ए, और कुछ लिख सकते हैं, एटसेट्रा। ये है बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के सिंबल, डार्क लेटर इसको कहते हैं। अब आप डार्क लेटर कैसे बनाओगे, मेरी पेंसिल को तो मैंने मोटा कर लिया मतलब मेरे पास में ऑप्शन है तो मैंने मोटा करके लिख दिया। आप क्या करोगे, आपके पास में पेन ऐसा तो आप ऐसा ही लिखोगे, फिर इसको ऐसा गंदा करोगे, मोटा करोगे, ऐसा करोगे ना गंदा, ऐसा 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 बनाओगे आप ना, ए बनाओगे, फिर ऐसा ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके बी बनाओगे। तो ये इससे ऐसा करते करते कागज ही फाड़ दोगे आप, या नहीं भी फाड़ोगे एहतियात से बनाओगे। लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं है क्या कन्वीनियंट आपके लिए, मैंने तो लिख दिया यहाँ पे, लेकिन आपको लिखने के लिए ये कन्वीनियंट नहीं। और जब ये चीज कन्वीनियंट नहीं है तो इसको बदल दिया जाए, कोई आसान चीज लेके आ जाएंगे जो आपको लिखने में आसान रहेगी। लिखिए आगे, बट these notations are not convenient, NIENT, आप सही लिखिए, फॉर राइटिंग। देखिए हमने लिख दिया कि ये जो बोल्ड लेटर्स थे आपके या डार्क अल्फाबेट थे, बट दीज सिंबल्स और दीज नोटेशंस आर नॉट कन्वीनियंट फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए ये जो सिंबल है या ये जो नोटेशंस ये कन्वीनियंट नहीं, सुविधाजनक नहीं है। आगे लिखिए, इन राइटिंग वी रिप्लेस these symbols by the letters with arrow sign or line over them। ध्यान से लिख लो आप, बस एक बार लिख लेना, फिर जिंदगी भर कभी जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, ना किसी से पूछने की, ना किसी को बताने की। इन राइटिंग वे रिप्लेस दीज सिंबल्स, इन सिंबल्स को हम लिखने में रिप्लेस कर देते हैं, कैसे, बाय द लेटर्स विथ एरो साइन और लाइन ओवर देम। क्या करते हैं कि ये जो सिंबल है ये लिखने में कन्वीनियंट नहीं है, तो इसको लिखते वक्त में क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, किससे, जो लेटर्स हैं
उसी से रिप्लेस करते हैं। जैसे ये डार्क लेटर दिख रहा तो ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, नॉर्मली अपन जो लिखते हैं, लेकिन उसके ऊपर क्या करते हैं, एरो का साइन लगा देते हैं। एरो मतलब ऐसा एरो लगा देते हैं, या फिर उसके ऊपर ऐसी लाइन भी ड्रॉ कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा मैंने ए, नॉर्मल ए लिखा, और इसके ऊपर ये ऐसा एरो बना दो, ये कहलाता है एरो साइन। इसको कहते हैं एरो साइन ओवर दैम। ए के ऊपर हमने ऐसा एरो लगा दिया, इस डायरेक्शन में लगाना है, लेफ्ट से राइट की तरफ, ये कहलाएगा वेक्टर ए। ऐसा ही और ए, और उसके ऊपर ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी वेक्टर का सिंबल है। एरो नहीं बनाना है भाई किसी को, एरो बनाना है तो लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसा एक एरो बनेगा, एक साइड में एरो सिर्फ। और एरो नहीं बनाना तो खाली को ऐसी लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, इसको भी वेक्टर कहते हैं। लेटर्स के ऊपर आपको एरो बना देना है ऐसा जैसे मैंने बनाया, या फिर ऐसी लाइन बना सकते हैं। वेक्टर बी, और बी के ऊपर आप ऐसी लाइन लगा सकते हैं। वेक्टर सी, और सी के ऊपर आप ऐसी लाइन लगा सकते हैं। ये कैपिटल है, इसके ऊपर आप एरो बना सकते हैं, और ये कैपिटल एफ के ऊपर आप खाली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कैपिटल ए, इसके ऊपर एरो बना सकते हैं, और कैपिटल ए के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो अब कितने सिंबल हो गए आपके पास में एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए? कितने सिंबल हो गए? दो नहीं, तीन हो गए भाई। एक तो ये था ही, डार्क लेटर से किसी ने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भी तो वेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहा, बता दिया जा रहा है आपको, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा। लेकिन ये कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए हम इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स के ऊपर ही ऐसा एरो लगा देते हैं, या फिर ऐसी लाइन ड्रा कर देते हैं। तो जनरली इसका यूज नहीं होता क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। लेकिन किसी ने अगर ऐसा कर दिया तो वो वेक्टर ही कहलाएगा। आप चाहे तो लेटर के ऊपर एरो लगा दो, और आप चाहो तो खाली ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो। कुछ किताबों के अंदर खाली लाइन भी ऐसी खिंची रहती है इसके ऊपर, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अपनी एनसीईआरटी की किताब में, आपकी एनसीईआरटी की किताब में उसके ऊपर वो एरो लगाता है, तो अपन एरो लगा देंगे। और किसी ने ऐसा लगा दिया, कई बुकों के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर खाली लाइन रहती है लेटर्स के ऊपर, वो भी वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने आपको तीनों सिंबल बता दिया, अब आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा कि कौन सा वेक्टर का सिंबल। एक तो आपको पहले से मालूम था, फिजिक्स से ही पता चलता आपको। हो सकता है आपको फिजिक्स में ये वाला सिंबल ना मालूम हो सकता है लाइन ड्रा करने वाला सिंबल आपको ना मालूम हो। मालूम था क्या? मालूम था तो अच्छी बात है, नहीं मालूम था तो मैंने बता दिया। ठीक, तो जैसे अपन मैट्रिक्स को पहचान लेते हैं, डिटर्मिनेंट को पहचान लेते हैं, इंटीग्रेशन को पहचान लेते हैं, ऐसा अपन वेक्टर को भी पहचान में आ जाएगा ना कि ये वेक्टर है करके आ जाएगा भाई। उसके ऊपर एरो लगा रहेगा, या लाइन खींची रहेगी, या फिर डार्क लेटर रहता नहीं जनरली, ये एरो या लाइन ही रहेगी। ठीक, तो चलिए सिंबल तो आ गया अपने पास। अब सिंबल के बाद क्या रहता? अब सिंबल के बाद काम की चीजें बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक नोट लिख लो। नोट मतलब करेंसी वाला नोट नहीं, एक नोट लिखिए। ये नोट से बहुत सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। और बस ये आखिरी पॉइंट है किसका? वेक्टर का। फिर मैं आपको टेक्निकल चीजें बताऊंगा वेक्टर की, जिससे अपने को वेक्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये आखिरी पॉइंट है आपका। ये समझ लो कि जो इंट्रोडक्शन रहता है, उस इंट्रोडक्शन का ये आखिरी पॉइंट है। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट। तो अभी देखिए, अपन ने दो चीजें पहले डिस्कस कर लिए, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को सिंपली स्केलर्स कहते हैं, और वेक्टर को सिंपली वेक्टर्स बोल सकते हैं अपन। और वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो या लाइन का अपन यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब एक नोट में आपको यहाँ लिख रहा हूँ, तो वो लिखते लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिए, स्केलर एंड वेक्टर both quantities are shown by the same letters A, B, C, D, etc. But there is difference if
quantity is vector, then we show this with the help arrow or line over them. Full stop. If quantity is scalar, then there is no arrow or line, so vector A or the line A is a vector quantity and A is a स्केलर क्वांटिटी. देखिए जो मैंने लिख दिया है उसको मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं. चले देखिए, स्केलर एंड वेक्टर बोथ क्वांटिटीज आर शोन बाय द सेम लेटर्स ABCD. देखिए आप चाहे क्वांटिटी स्केलर हो, स्केलर क्वांटिटी आपको पता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहती, या फिर क्वांटिटी वेक्टर हो जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों रहेगी. तो दोनों ही टाइप की क्वांटिटी को लेटर तो अपने पास में इंग्लिश अल्फाबेट की यही है ABCD, अपन इसी के थ्रू रिप्रेजेंट करते, चाहे स्केलर रहेगी तब भी यही और वेक्टर क्वांटिटी रहेगी तब भी. बट देयर इज डिफरेंस, लेकिन दोनों में अंतर है स्केलर में और वेक्टर में. क्या? इफ क्वांटिटी इज वेक्टर, अगर क्वांटिटी वेक्टर है देन वी शो दिस विद द हेल्प ऑफ एरो और लाइन ओवर देम. अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है तो उन लेटर्स के ऊपर अपने को या तो एरो लगा देना है या फिर लाइन ड्रॉ कर देना. इफ क्वांटिटी इज स्केलर, अगर क्वांटिटी स्केलर है देन देयर इज नो एरो और लाइन, तो उन लेटर्स के ऊपर ना तो कोई एरो रहेगा और ना ही कोई लाइन रहेगी, बस लेटर लिखा रहेगा तो वो स्केलर रहेगा, और उसके ऊपर एरो या लाइन रहेगी तो वेक्टर रहेगा. सो तो मतलब देयरफॉर ये देखिए, ये ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक एरो बना हुआ है तो ये वेक्टर हो गया, और ये ए लिखा हुआ है इसके ऊपर लाइन ड्रॉ है ऐसी, तो ये भी आपका वेक्टर हो गया, इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसको आप दिमाग में बैठा दो. एंड अगर खाली ऐसा स्मॉल ए लिखा है, ए की प्लेस में कोई भी सी डी कुछ भी हो सकता है, खाली लेटर लिखा हुआ है, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है. तो ये डिफरेंस है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में, कि एरो लगा रहेगा या लाइन ड्रॉ होगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी, और केवल आपका लेटर लिखा हुआ है तो वो स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, वेक्टर एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट समझती है आपको? ये लाइन सेगमेंट रहती है आपकी, है ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी रहता है और एंड पॉइंट भी रहता है, इसके अंदर का डायरेक्शन लग जाए तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो जाती है. मतलब ए से बी की तरफ जा रही है या बी से ए की तरफ जा रही, उसमें डायरेक्शन भी रहती है. तो देखिए जैसे ये मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये ए और ये बी, ठीक है, और इसमें मैं एक एरो लगा देता हूँ ए से बी की तरफ. तो अब ये जो लाइन सेगमेंट था ये डायरेक्टेड हो गई, मतलब इसकी डायरेक्शन हो गई ए से बी की तरफ, ये कहलाती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में वेक्टर क्या होता है उसके लिए देखो, ये जो ए दिख रहा है आपको, इसको इनिशियल पॉइंट कहते हैं. ये जो है इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं और इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट. और ये जो बी दिख रहा है इसको एंड पॉइंट कहते हैं, एंड पॉइंट, आखिरी वाला एंड पॉइंट बोलती है इसको, या इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोल सकते हैं, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल एंड पॉइंट बोलो या टर्मिनल पॉइंट. यहां से स्टार्ट हो रहा था इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एंड हो रहा है इसलिए टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं या एंड पॉइंट बोलते हैं. तो अब ए से बी की तरफ डायरेक्शन है, बीच में एरो लगा हुआ है, तो इसका जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए बी.
और लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो पॉइंट पहले लिखा रहता है उसको स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जो पॉइंट बाद में रहता है उसको एंड पॉइंट कहते हैं। आप चाहे तो आप एरो लगा के लिखो, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर आपने एरो नहीं भी लगाया लेकिन पहले ए लिखा हुआ है और बाद में बी लिखा है, मतलब वो ए से बी की तरफ ही जाएगा, तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में वेक्टर को ऐसा लिखते हैं। जैसे कल आपको सिंगल लेटर बता रहे थे, वेक्टर ए वेक्टर बी इस टाइप का। अब अगर एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट है तो उसको वेक्टर के फॉर्म में ऐसा, चाहे तो वेक्टर ए बी में आप एरो लगा के लिख लो, चाहे ऐसे लाइन ड्रा करके लिख लेंगे। लाइन अगर ऐसी लगी हुई है और ए बी, तो भी इसमें डायरेक्शन आपको कैसे लेना है, ए से बी की तरफ। कभी बी से ए की तरफ कभी डायरेक्शन जाएगी, कभी ऐसा हो जाए तो बी टू ए। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट बी हो गया और एंड पॉइंट ए हो गया, तो ये बी और वेक्टर हो जाएगा, तो वेक्टर बी हो जाएगा। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी से ए। देखो ये वेक्टर बी ए में तो डायरेक्शन समझ में आ रही, बी से ए की तरफ है, लेकिन ये बी ए लिखा है, इसके ऊपर लाइन है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे समझेंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो बी है और एंड पॉइंट जो है वो ए। डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ जाती है, तो बी से ए की तरफ जाएगी। तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के फॉर्म में वेक्टर को ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब एक पॉइंट और, पोजीशन वेक्टर, ये बहुत काम का पॉइंट है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में पीवी बोलेंगे, या लिखते टाइम भी कई बार हम पीवी लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में पीवी, पोजीशन का पी और वेक्टर का वी। अब देखिए पोजीशन वेक्टर होता क्या है। देखिए ये मान लीजिए कोई ओ पॉइंट है और यहाँ पे कोई पी पॉइंट। ओ ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है और पी कोई पॉइंट है, तो ओ से पी की तरफ डायरेक्शन लगा दी है अपन ने। तो ये जो वेक्टर ओपी होगा, इस वेक्टर ओपी को इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहते हैं। लिख देता हूं मैं इसको, इफ O is the origin, and P is any other point, then vector OP is called position vector of point P। ये ध्यान से लिखना, इफ O इज द ओरिजिन, ओ ओरिजिन मतलब एक रेफरेंस पॉइंट है आपका, जहां से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट साइड में चले जाओ तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में चले जाओ तो नेगेटिव, ऊपर चले जाओ तो पॉजिटिव, नीचे आ जाओ तो नेगेटिव। तो O कोई ओरिजिन है, इज द ओरिजिन, एंड P इज एनी अदर पॉइंट, और P कोई भी पॉइंट है। तो इस P पॉइंट को इस ओरिजिन से आप ज्वाइन कर दो और O से P की तरफ आप डायरेक्शन लगा दो। तो ये जो वेक्टर OP आपको मिल रहा है O से P तक, ये इनिशियल पॉइंट हो गया या स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और ये टर्मिनल पॉइंट होगा। तो ये जो वेक्टर OP है ये P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अब जैसे P के प्लेस पे कोई पॉइंट A है, ओरिजिन तो ओ रहेगा, तो A के पोजीशन वेक्टर को क्या बोलेंगे, वेक्टर OA बोलेंगे। O ओरिजिन है और कोई पॉइंट B है, तो B का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर OB हो जाएगा। कोई पॉइंट X है और ओरिजिन O है, तो X पॉइंट का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OX हो जाएगा। समझ में आ रही बात, पोजीशन वेक्टर, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के टर्म में रहता है। मतलब ओरिजिन को इनिशियल पॉइंट के या स्टार्टिंग पॉइंट के प्लेस पे ले लो, और वो जिस पॉइंट की आप बात करो वो पॉइंट को एंड पॉइंट के फॉर्म में ले लो, तो ऐसा आपको एक वेक्टर मिल जाएगा, वेक्टर ओपी। और ये वेक्टर ओपी क्या कहलाएगा, ये वेक्टर ओपी पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। जैसे वेक्टर ओए आया तो वेक्टर ओए क्या होगा, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा। वेक्टर ओडी आया तो वेक्टर ओडी क्या होगा, डी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, जहां पर ओ ओरिजिन है। और ओरिजिन अपन ने ओ को कंसीडर करे, किसी को भी ओरिजिन कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ओ को ही कंसीडर करना है। कभी आपने ए को भी ओरिजिन ले सकते हो, बी को भी ओरिजिन ले सकते हो, वो डिपेंड करता है कि अपन क्या चीज, वो सपोज कर रहे हैं अपन जनरली ओ को ओरिजिन लेते हैं, लेकिन अपन किसी को भी ले सकते हैं। तो अगर ओ ओरिजिन है और कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी हो जाएगा, और इस ओपी को पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बोले। तो आप ऐसा किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। चलिए अब एक टर्म आ रही है अपनी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, क्योंकि वेक्टर के अंदर दोनों चीज होती है। अब ये डायरेक्शन समझ आ रही है आपको, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की तरफ जा रहा है। अब दूसरी चीज जो डायरेक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्शन के पहले तो मैग्नीट्यूड रहेगी, तो अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड मैं आपको बताता हूँ। मैग्नीट्यूड
वेक्टर ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। सपोज आपके पास में कोई वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी है, ए उसका इनिशियल पॉइंट है, बी उसका टर्मिनल पॉइंट है, डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, इस वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, ये मॉडुलस का साइन लगाते हैं और उसके अंदर वेक्टर को लिखते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, ऐसा। अब इसको आप मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी भी पढ़ सकते हैं, आप इसको शॉर्ट में मॉड ऑफ वेक्टर ए बी भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब अपन किसी वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे या उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, केवल ए बी आएगा। वेक्टर था वो मॉड के अंदर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो बाहर आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। ये वेक्टर है, इसका मॉड का साइन है, मॉड के बाहर जब ये आएगा तो इस पे का एरो हट जाएगा, केवल ए बी आएगा। और ए बी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ये ए बी, अब इसमें से डायरेक्शन कब थी, ये ए से बी की तरफ जब एरो लगा था या लाइन रहती है आपकी तो वेक्टर रहता है, अब इसमें का वेक्टर हट जाएगा, ये केवल ए बी आएगा। तो किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो केवल ए बी, मतलब आप मैग्नीट्यूड मिलाइए तो ए बी आपकी सिर्फ एक लेंथ मिलेगी। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका मेजरमेंट, और उसके साथ में जब डायरेक्शन भी आ जाती है तो वो वेक्टर हो जाता है। लेकिन किसी वेक्टर क्वांटिटी का जब आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी विदाउट डायरेक्शन वाली। ए बी की लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर है तो बी ए की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। और कोई एग्जाम्पल देखिए, जैसे वेक्टर बी ए है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए इज इक्वल टू केवल बी ए, मतलब मॉड के साइन के बाहर जब वेक्टर निकलेगा तो उसका वेक्टर का साइन हट जाएगा। अब मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, केवल ए। मॉड के बाहर जब वेक्टर क्वांटिटी आएगी, वेक्टर आएगा तो उसका डायरेक्शन वाला एरो हट जाएगा, वो केवल स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। अब मान लीजिए कभी ऐसा भी हो सकता है, मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड आप कुछ भी पढ़ सकते हैं आप इसको, माइनस वेक्टर ए बी, ऐसा। ये एक नेगेटिव वेक्टर दिख रहा है आपको, इसके सामने माइनस लगा, इसका यदि अपन मैग्नीट्यूड ले या इसका मॉडुलस ले तो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये मॉडुलस का साइन क्या करता है, नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर जाता है, तो यहाँ भी कंज्यूम कर लेगा ये, तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा। और फिर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी को या मॉड ऑफ वेक्टर ए बी को या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी को क्या लिखेंगे आप, ए बी लिखेंगे। तो माइनस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड भी ए बी होगा और प्लस वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड भी आपका ए बी होगा। माइनस का साइन कंज्यूम हो गया और ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी का ए बी आ गया। ऐसे ही मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए आपका मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉडुलस ऑफ वेक्टर माइनस वेक्टर बी ए, अगर ऐसा रहे तो माइनस का साइन कंज्यूम हो जाएगा मॉडुलस के अंदर, तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ए, और वेक्टर बी ए को मॉडुलस के बाहर करेंगे तो केवल बी ए आएगा। या ऐसा ही आपका मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर ए है तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, मॉडुलस का साइन माइनस साइन को कंज्यूम कर लेगा तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा, और वेक्टर ए को बाहर करेंगे तो ए आ जाएगा। तो ये है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आया मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मतलब केवल मेजरमेंट, नेगेटिव मेजरमेंट नहीं आएगा, नेगेटिव वेक्टर भी रहेगा तो भी वो पॉजिटिव होगा। देख लो आप, डिफरेंस कुछ भी नहीं। ए बी के इक्वल बी ए लिख सकते हैं, बी ए के इक्वल ए बी लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर ए बी अलग होता है और वेक्टर बी ए अलग होता है। मैग्नीट्यूड उसका इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन का फर्क आ जाएगा। वेक्टर ए बी में डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, वेक्टर बी ए में डायरेक्शन बी से ए की तरफ होगा। ये आपका मैग्नीट्यूड होगा। अपना वेक्टर के अंदर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, देखिए डिफरेंट टाइप के वेक्टर्स होते हैं, पहले अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले टाइप का वेक्टर ले लेता हूं मैं, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर या इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं, नल, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक है, तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल या जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और जिसका एंड पॉइंट सेम रहता है या कोइंसाइड रहता है। कोइंसाइड मतलब ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक रहता है, उसको कहते हैं जीरो वेक्टर। मैं लिखता हूं इसकी डेफिनेशन, तो लिखने के बाद एक्सप्लेन करना अच्छा रहता है। अ वेक्टर whose initial
इनिशियल को स्टार्टिंग भी बोल सकते हैं आप, एंड टर्मिनल, टर्मिनल को एंड पॉइंट भी बोल सकते हो आप। टर्मिनल पॉइंट्स, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक या ओवरलैपिंग। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड is called a zero vector or null vector. It is denoted by बनाना, जीरो के ऊपर एरो लगाना। जीरो वेक्टर को इस सिंबल के थ्रू अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको भी जीरो वेक्टर ही बोलते हैं। देखो इसका इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट भी ए, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है उसी पॉइंट पे ये खत्म भी हो रहा है। वेक्टर ए, इसको भी आप नल वेक्टर बोल सकते हैं या जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। खाली जीरो के ऊपर वेक्टर लगा दिए तो इसको भी जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। और मान लीजिए ऐसा है, वेक्टर बी भी इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो ये भी नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा या जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और वेक्टर ओ ओ ओ ओ, इनिशियल पॉइंट भी ओ है और टर्मिनल पॉइंट भी ओ है, तो ये भी आपके नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा या जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट। खाली जीरो, एक जीरो भी लिख सकते हैं। ये जीरो लिखा हुआ है और ये ओ लिखा हुआ है, इनिशियल पॉइंट भी ओ है और टर्मिनल पॉइंट भी ओ। मैंने आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के चैप्टर में भी काफी बार बताया जीरो और ओ में डिफरेंस, उसका डिफरेंस रखना जरूरी था, नहीं तो वहां प्रॉब्लम आती। वही जीरो और ओ का डिफरेंस यदि आप यहाँ वेक्टर में नहीं रखेंगे तो यहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। आपको करेक्ट जीरो भी पता होना चाहिए और करेक्ट ओ भी पता होना चाहिए। मैंने उस वक्त भी जिक्र किया था आपके साथ में कि एक वेक्टर का चैप्टर आएगा, वहां भी आपको जीरो में और ओ में डिफरेंस याद रखना है, बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अगर आपको जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना तो आप ऐसा लिख दो तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा लिखा आ गया तो भी ये भी जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ओ नहीं लिखना है इसको, ओ लिखेंगे तो दो बार ओ लिखना पड़ेगा, इसको ओ नहीं लिखना, ये जीरो रहेगा और ये ओ, ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल। आगे और थोड़ा सा लिखता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटरमिनेट, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर is indeterminate, indeterminate, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है अनिर्धारित, मतलब फिक्स नहीं है कि किधर डायरेक्शन किधर जाएगी, ओ से किसके तरफ जाएगी, वो तो एक ही पॉइंट है ना, आप इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है जीरो वेक्टर की, ए से ए पे जाना, आपको किस डायरेक्शन में जाएंगे, ये तो एक ही पॉइंट है आपका, तो इसकी डायरेक्शन इनडिटरमिनेट होती है। इनडिटरमिनेट मतलब अनिर्धारित, निर्धारित नहीं है, फिक्स नहीं है। अब इसकी डायरेक्शन की बात कर लिए, अब इसके मैग्नीट्यूड की भी बात कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो, ब्रैकेट में लिख देता हूं जीरो। जो जीरो वेक्टर होगा या नल वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो जीरो, मतलब उसकी लेंथ यदि मेजर करेंगे तो वो जीरो यूनिट है। जीरो यूनिट समझता आप, ना वन ना टू ना कुछ नहीं, जीरो। अब देखो मैंने जीरो वेक्टर के बारे में सारी चीजें लिख दिया यहाँ पे, या दैट इज, इसको एक मिनट, दैट इज मैग्नीट्यूड निकालो जीरो वेक्टर का, मॉडुलस ऑफ इज इक्वल टू जीरो, ऐसा। और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। मतलब ए से ए तक की लेंथ लेना आपको, तो ए से ए तक की, तो ये तो आपका एक ही पॉइंट है ऐसा, तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर जो होता है वो जीरो ही होता है। जीरो वेक्टर को ऐसा भी लिख सकते हैं, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम करके भी लिख सकते हैं। अब देखो एक बार बता देता हूँ सारी चीजें। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड मतलब ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट आ रहा है ए,
ये इनिशियल है और यही वाला टर्मिनल पॉइंट भी आ रहा है, मतलब इससे अपन आगे बढ़ ही नहीं रहे पॉइंट से। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों यहीं आ रहे हैं, इनिशियल पॉइंट भी है और टर्मिनल पॉइंट भी है। ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दो, ऐसा लिख सकते हैं, और ए लिख दो, उसके ऊपर वेक्टर का साइन, इनिशियल पॉइंट ए और टर्मिनल पॉइंट ए। बी ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर, और ये ओ भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज इनडिटर्मिनेट। जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इनडिटर्मिनेट, मतलब अनिर्धारित है, फिक्स नहीं है कि इधर जाएगा कि उधर जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर के यदि आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, जीरो आपको ऐसा लिखना है, दैट इज लिखा है मैंने। मैग्नीट्यूड या मॉडुलस पढ़ते हैं इसको, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, ये जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड या इसका मॉडुलस जीरो। जीरो वेक्टर आएगा अपने को तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट, और उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी बताते हैं। चलिए अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेक्टर दूसरे नंबर पे आता है, यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट का मतलब होता है वन, वन होता है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट के इक्वल हो, उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर, और फिर आगे और बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। अ वेक्टर whose magnitude is unity, that is one unit, is called a unit vector whose magnitude is unity। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, दैट इज वन यूनिट हो। अब वो वन यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 kg, कुछ भी हो सकता है। वन यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन यूनिट निकला वो यूनिट वेक्टर हो गया। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, आगे लिखते हैं, द यूनिट वेक्टर in the direction of vector A is denoted by A cap. It is read as A cap or A hat, HAT hat, A hat भी पढ़ सकते हैं, और A caret, CARET, A caret is defined as, और इसको डिफाइन करते हैं, यूनिट वेक्टर A कैप इज इक्वल टू वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर A। मैं आपको बताता हूँ, इसको ध्यान से समझ ले, बहुत काम का वेक्टर। देखिए, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन यूनिट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन यूनिट हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, देखिए वेक्टर ए है कोई इस डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन में जो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, कोई वेक्टर ए है उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा इज डिनोटेड बाय ए, और ऐसा कैप लगा देना उसके ऊपर। और इसको पढ़ते क्या है इस कैप को, इट इज रीड एज ए कैप पढ़ सकते हैं आप चाहे तो ए हैट पढ़ सकते हैं, HAT हैट, मतलब वो जो बड़ा वाला टोप होता है ना, वो क्रिकेट के अंदर अंपायर रेफरी लोग जो लगाते हैं उसको पढ़ते हैट, ए हैट भी बोल सकते हैं आप इसको, और ए कैरेट भी बोल सकते हैं आप। ये कैरेट साइन है, कैरेट साइन लगाते हैं ना, कहीं पे कोई चीज मिसिंग हो जाती, कोई वर्ड छूट जाता, कोई सेंटेंस छूट जाता, तो बीच में यहाँ पे ऐसा कैरेट साइन लगाते और पूरा का पूरा वर्ड या सेंटेंस लिख देते। उसका मतलब होता है कि जैसे ये कॉल्ड लिखा हुआ है, इसके बाद में यहाँ पे लगा हुआ और इसके ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे लाइन पे, इसका मतलब ये कि कॉल्ड पढ़ो, और उसके बाद ये साइन लगा दो, इसके ऊपर जितना लिखा उसको पढ़ो। इसको मिसिंग सिंबल भी कहते हैं, कैरेट साइन। तो आप इसको ए कैप पढ़ो, ए हैट पढ़ो, या ए कैरेट पढ़ो, कुछ भी पढ़ सकते हैं, जनरली ए कैप पढ़ा जाता है, ठीक है। एंड इट इज डिफाइंड एज, और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए पढ़ना है इसको, डिटरमिनेंट ऑफ वेक्टर ए नहीं है ये, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए पढ़ो, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ो, या मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ो, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो ये ऐसा इसको डिफाइन करते हैं, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस यूनिट वेक्टर का तो वो वन यूनिट के इक्वल ही आएगा। सिमिलरली
मान लीजिए कोई बी वेक्टर है, तो उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, बी कैप हो जाएगा। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर बी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ऐसे ही यदि आपका सी वेक्टर रहता है और उसका आपको यूनिट वेक्टर लिखना है, तो सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। और फाइनली आप क्या लिख सकते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ ए कैप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी कैप इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ सी कैप इज इक्वल टू 1। जितने भी यूनिट वेक्टर्स होंगे ए कैप बी कैप सी कैप, उनका यदि आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो 1 यूनिट ही आएगा। इनका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। उसकी डेफिनेशन ऐसी है, वही वाला वेक्टर रखो और उसके मॉडुलस से उसको डिवाइड करो। और ये किस डायरेक्शन में रहेगा, वेक्टर ए के डायरेक्शन में रहेगा। अब एक चीज और, कि जैसे एक यूनिट वेक्टर वेक्टर ए था आपके पास में, तो इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हुआ वो ए कैप हुआ। कैप का मतलब होता है टोपी, टोपी टोप। तो ये एक ही आदमी था, यहाँ पे ए था, तो उसके ऊपर अपन एक टोपी लगा दी। अब मान लीजिए कोई वेक्टर ए भी है, अब इसकी डायरेक्शन में अपने को यूनिट वेक्टर लिखना है, तो वो कैसा लिखेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन इज इक्वल टू वेक्टर ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ऐसा लिखा जाएगा, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जैसे अपन ने ए वेक्टर था तो उसके ऊपर कैप लगा दी, अब ये ए बी के ऊपर कैप कैसे लगाएंगे, एक टोपी को दो लोगों के सिर पे नहीं पहनाया जा सकता, एक टोपी को एक के सिर पे पहना सकते। तो यहाँ पे ए और बी दो बंदे है ना, इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट अलग है। तो अगर आपको वेक्टर ए बी की डायरेक्शन में कभी यूनिट वेक्टर लिखना हो तो उसको आप ऐसा लिखेंगे, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी। इसमें कैप नहीं लगेगा इन दोनों को, नहीं तो आपने बोले कि कैप लगाते हैं भाई, तो आपने ए बी के ऊपर ऐसा कैप लगा दिया तो लोग देख के हंसेंगे, एक टोपी दो लोगों को नहीं पहना सकते। कितना भी बड़ा पहलवान हो, उसके हाथ में दे के ले बेटा इसको पहना दे दो लोगों को टोपी, वो पहले एक को पहनाएगा, फिर दूसरे को पहना तो उसकी निकालना पड़ेगा उसको, और फिर वो दूसरे को पहनाएगा। एक टोपी दो लोगों के सिर में नहीं आएगी, चाहे कितने भी बड़े सिर वाला हो, किसी का छोटा भी सिर हो, तो भी वो एक टोपी एक ही के सर में आएगी। तो अगर दो बंदे हैं तो फिर उनको टोपी नहीं पहना सकते, आप ऐसा लिख दें। और एक सिंगल बंदा है, ऐसा एबीसी ऐसा कुछ भी, तो उसके ऊपर आप कैप लगा सकते। हम पढ़ना भी बताते हैं कि उसको पढ़ना क्या क्या है, और मार्केट में क्या क्या चीज पढ़ी जाती है वो भी बता रहे हैं। ए कैप पढ़ो, ए हैट पढ़ो, या ए कैरेट पढ़ो, इतनी चीज में से कुछ भी पढ़ सकते। जनरली एक कैप पढ़ेंगे, सी ए पी कैप मतलब टोपी, और एच ए टी हैट मतलब टोपा, बड़ा टोप जो रहता है उसको टोपा कहते हैं। और कैरेट मतलब कैरेट जैसा साइन दिखता है इसलिए कैरेट बोलते हैं उसको। ठीक, तो यूनिट वेक्टर समझ आ गया आपको, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट रहेगा। सिंबॉलिकली वेक्टर ए की डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसको ए कैप बी कैप सी कैप ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे और उसको डिफाइंड ऐसे करेंगे, अभी बहुत काम में आएगा। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर किस काम में आएगा, यूनिट वेक्टर इस काम में आएगा कि जिस डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन अपने को पता रहेगी, वेक्टर डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। आप कोई चीज अगर वेक्टर नहीं है तो आप उसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट का मतलब 1 होता है, और 1 का किसी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने से उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कोई चीज अगर वेक्टर नहीं है तो हम उसमें अगर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते तो वेक्टर बन जाएगा। लेकिन आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताऊंगा मैं आपको आगे जब इसका यूज होगा तब, अभी आप इतनी चीजें। चलिए एक नया वेक्टर और एक वेक्टर, तो 3 वेक्टर हैं। नेक्स्ट वेक्टर अपना 3rd नंबर का को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। देखो को इनिशियल नाम से क्लियर दिख रहा है आपको, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। लिखता हूं मैं इसको, 2 or more vectors having the same initial point yet starting point are called co-initial vectors. 2 or
more vectors having the same initial point, same initial point को स्टार्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं, आर कॉल्ड को इनिशियल वैक्टर्स, को इनिशियल वैक्टर्स। अब देखिए को इनिशियल वैक्टर्स में दो वैक्टर भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, उनका इनिशियल पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, आर कॉल्ड को इनिशियल वैक्टर। देखो जैसे ये कोई पॉइंट है ओ, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, एक वेक्टर ये चला गया आपका इधर, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ है, एक वेक्टर आपका इधर चला गया, एक वेक्टर आपका इधर चला गया, ये वाला, और भी ले सकते हैं हम, एक वेक्टर इधर चला गया, और कहीं जा सकते हैं, एक वेक्टर इधर चला गया, एक वेक्टर इधर चला गया। देखो ढेर सारे वेक्टर लिख दिए मैंने, दो लिख सकते हैं, दो से ज्यादा लिख सकते हैं, सबका इनिशियल पॉइंट वो है, तो ऐसे वेक्टर को को इनिशियल वेक्टर बोले, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। को इनिशियल वेक्टर्स दो या दो से ज्यादा, एक अकेला वेक्टर रहेगा तो उसको को इनिशियल नहीं बोल सकते आप, दो होना चाहिए कम से कम, एक ये और एक ये, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट एक ही है, ये को इनिशियल। दो से ज्यादा 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए। नेक्स्ट वेक्टर है अपना कोलिनियर, नंबर 4 है कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। देखिए कोलिनियर का मतलब आपको मालूम है, सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर रहते हैं। चल लिख देता हूं मैं इसको भी, टू आर मोर वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स are said to be collinear if they are on the same line of action, on the same line of action or parallel to the same line, or parallel to the same line। ध्यान से देखो, टू और मोर वेक्टर मतलब दो वेक्टर रहेंगे या दो से ज्यादा हो सकते हैं, आर सेड टू बी कोलिनियर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को कोलिनियर कहते हैं, इफ दे हैव ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, एक ही लाइन पर उन्हें काम करना चाहिए, और पैरेलल टू द सेम लाइन, या फिर वो सेम लाइन के पैरेलल हो। देखो जैसे ये एक लाइन बना दिया मैंने, इस पे एक वेक्टर इधर जा रहा है वेक्टर ए, एक वेक्टर ये जा रहा है वेक्टर बी, एक वेक्टर ये जा रहा वेक्टर सी, एक वेक्टर इधर आ रहा वेक्टर डी। कितने भी वेक्टर हो सकते हैं, देखो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, ये सब एक ही लाइन के ऊपर काम कर, डायरेक्शन उसकी किधर भी हो सकती है, ए इधर जा रहा, बी इधर जा रहा, सी इधर जा रहा, डी इधर आ रहा, लाइन ऑफ एक्शन उसकी सेम है, डायरेक्शन उनकी किधर भी हो। तो ये जितने भी वेक्टर दिख रहे हैं ए बी सी डी, ये सबके सब कोलिनियर है और पैरेलल टू द सेम लाइन। अब पैरेलल टू द सेम लाइन कैसे, मान लीजिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन, अब इसके पैरेलल एक वेक्टर ये वेक्टर एक वेक्टर यहाँ ले लेते हैं, ये वेक्टर भी, देखो ए वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है और बी वेक्टर भी इस लाइन के पैरेलल है, तो ये दोनों ए और बी जो वेक्टर है ये कोलिनियर वेक्टर भी होंगे। अब कोलिनियर का मतलब सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर हो तो एक ही लाइन में दिखना चाहिए। तो देखो अभी ए और बी के बीच में इतनी डिस्टेंस दिख रही है क्योंकि दोनों पैरेलल है, अपन इसके बीच की डिस्टेंस कम कर दे तो भी पैरेलल, और कम कर दे और कम कर दे तो बी को अपन ए के ऊपर लेके ला सकते हैं, डिस्टेंस कम करते 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 तो बी वाला वेक्टर आपका ए के ऊपर ही आ जाएगा, तो ए और बी आपके कोलिनियर हो जाएंगे। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, अपन उनके बीच की डिस्टेंस कम करते करते उसको ओवरलैपिंग कर दी अपन, तो एक के ऊपर एक आ जाए। तो कोलिनियर सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर होते हैं या फिर सेम लाइन के पैरेलल, ये वाली लाइन के पैरेलल ये भी है और ये भी है, उनके बीच की डिस्टेंस कम करते जाएंगे तो ये और भी एक के, और भी कोई वेक्टर ले सकते हैं आप, ये वेक्टर सी ले लिया आपने, देखो वेक्टर सी भी आपका इसके पैरेलल है सेम लाइन के,
तो इनके बीच की भी डिस्टेंस कम करते करते जाएंगे, आप ये एक के ऊपर एक आ जाएंगे ना, एक के ऊपर एक। तो ये ए बी सी ये सब सेम लाइन के पैरेलल है, तो इनको भी आप कोलिनियर वेक्टर और ज्यादा ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। अब या तो ये सारे के सारे वेक्टर एक ही लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर सेम लाइन के ये पैरेलल हो, तो ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको कोई कंफ्यूजन आ जाए। डायरेक्शन उसकी किधर भी हो सकती है, बस वो सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर होना चाहिए या फिर सेम लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो आई होप कि कोलिनियर वेक्टर भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वेक्टर है अपना इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, देखिए अभी ये सारे वेक्टर्स अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में लगने वाले हैं, ध्यान से समझेंगे आप। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल मतलब बराबर होता है, आपको मालूम। चलिए लिख देता हूं इसको, फिर बताता हूं। टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर said to be equal if they have, अब देखिए दो वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर सेड टू बी इक्वल। इन दोनों वेक्टर को इक्वल बोलेंगे इफ दे हो, उनके अंदर ये दो कंडीशन होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या कि इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड। देखिए उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, मतलब उनकी लेंथ इक्वल होना चाहिए, एक। और दूसरा पॉइंट सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए, और पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन, और पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन सेम होना चाहिए या फिर पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन, मतलब दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन के पैरेलल में, पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन। मतलब बता देता हूं इसका आपको डायग्राम से। देखिए ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर ए, इतना बड़ा वेक्टर ए, और एक वेक्टर इतने ही मैग्नीट्यूड का दूसरा, ये वेक्टर बी है। देखो दोनों की लेंथ आपको इक्वल दिख रही, दिख रही, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम, या दोनों सेम डायरेक्शन के पैरेलल, दोनों पैरेलल दिख रहा है, दिख रहा है। आप ऐसा रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं। देख ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, तो इन दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अब मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर है और वेक्टर ए की डायरेक्शन इधर हो जाए, तो फिर इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो दोनों इक्वल नहीं रहेगी। इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, मतलब दोनों इस साइड जा रहे हैं तो इसी साइड जाना चाहिए, दोनों इस साइड जा रहे हैं तो दोनों इसी साइड जाना चाहिए, या फिर पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के पैरेलल, जैसे ये कोई डायरेक्शन है इधर, तो इसी के पैरेलल डायरेक्शन में एक इधर जाना चाहिए, एक इधर जाना चाहिए, उनकी डायरेक्शन सेम होना, या फिर वो पैरेलल टू द सेम डायरेक्शन रहेगी, तभी दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। केवल मैग्नीट्यूड इक्वल होने से वो इक्वल नहीं होंगे, केवल डायरेक्शन सेम होने से भी वो इक्वल नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है दोनों पॉइंट, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी दोनों वेक्टर इक्वल होंगे। एक आखिरी पॉइंट है बस, एक लास्ट पॉइंट है आखिरी, एक टाइप का और वेक्टर 6 नंबर पर, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, a vector, a vector whose magnitude, whose magnitude is the same as that of a given vector, as that of a given vector, but direction is opposite, but direction is opposite of that is called negative vector
ऑफ गिवन वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ, देख लो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर के सेम हो, गिवन वेक्टर जैसा दिया है उतने ही मैग्नीट्यूड का दूसरा वेक्टर, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, लेकिन उसकी डायरेक्शन उससे अपोजिट होना चाहिए, ऑफ दैट इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर, उसको उस वेक्टर का, गिवन वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर बोलेंगे। जैसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए। देखो ये वेक्टर ए है, ये कोई गिवन वेक्टर है, इसका नेगेटिव वेक्टर लिखना है, तो जितना इसका मैग्नीट्यूड है इसका मॉड निकालेंगे आप वेक्टर ए का तो ए आएगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए आएगा, और ये माइनस वेक्टर ए का यदि आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो पहले माइनस साइन को कंज्यूम करेगा तो मॉड ऑफ वेक्टर ए आएगा और ये भी आएगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ये आपका इधर की डायरेक्शन में जा रहा और ये आपका इधर की डायरेक्शन, माइनस का साइन लगा दिया, एक की डायरेक्शन इधर रहेगी लेकिन दूसरे की डायरेक्शन इसके अपोजिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसका सेम रहेगा, तो ए का नेगेटिव वेक्टर माइनस वेक्टर ए होगा, और माइनस ए का नेगेटिव लेना है तो उसमें और माइनस आ जाएगा तो प्लस वेक्टर, तो वेक्टर ए के नेगेटिव वेक्टर को माइनस वेक्टर ए लिखते हैं। नेगेटिव वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन उसकी अपोजिट रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन समझती है आपको, ये इधर जा रहा है लेफ्ट से राइट जा रहा है तो वो राइट से लेफ्ट आए। और किसी वेक्टर का नेगेटिव लिखना है आपको, जैसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी है, ये वेक्टर ए बी है, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर ए बी का जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो माइनस वेक्टर बी हो, इक्वल लिख रहे हैं ना अपन, देखो ए बी की डायरेक्शन इधर है और बी ए की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, ये इसका नेगेटिव वेक्टर माइनस बी। अब यदि आप इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये भी ए बी आएगा और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये बी ए हो जाएगा, और बी ए को आप ए बी के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन ए बी की अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इधर जा रहा, तो बी ए आपका इधर की डायरेक्शन में, साइन का डिफरेंस पड़ेगा, मतलब आप ए बी को बी ए वेक्टर नहीं लिख सकते, आपको माइनस बी ए लिखना पड़ेगा, और जब इसको सॉल्व कर आप ये ए को यदि आप बी के प्लेस पे लाते हैं और बी को ए के प्लेस लाते हैं तो इसका साइन चेंज होकर फिर से ए बी आए, वेक्टर ए बी के इक्वल वेक्टर ए बी होगा, वेक्टर बी ए नहीं होगा, उसके सामने माइनस लगा, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। जैसे देखो ये ए बी है आपका, ये वेक्टर ए बी, ए से बी की तरफ, अब आप यदि बी ए वेक्टर लेंगे तो आपको डायरेक्शन इधर लगाना पड़ेगा, ऐसा, ये नेगेटिव इधर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ए बी और बी ए, तो ये माइनस बी ए लिखना पड़ेगा, ए बी आपका वेक्टर ए बी वेक्टर बी ए के इक्वल नहीं हो सकता, माइनस वेक्टर बी ए के इक्वल हो, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माइनस बी ए का मैग्नीट्यूड भी बी ए ही आएगा और ए बी का मैग्नीट्यूड ए बी या बी ए आएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, तो वेक्टर ए बी को आप वेक्टर बी ए नहीं लिख सकते, उसको आप माइनस वेक्टर बी ए, लेकिन तो आप इसमें छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझो, अगर वेक्टर के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को आप आपस में इंटरचेंज करते तो उसके सामने का साइन चेंज करना पड़ेगा, ये ए इनिशियल पॉइंट था, आपने टर्मिनल पॉइंट बनाया, बी आपका टर्मिनल पॉइंट था, इसको इनिशियल बनाया तो इसके सामने प्लस था तो माइनस लगा, ध्यान रखेंगे वेक्टर निश्चित। तो ये मैंने आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट बता दिया, सारी थियरी इसकी डन हो गई। अब कल की क्लास से अपन इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट, अब अपने पास में इतना नॉलेज आ गया है कि अपन इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते, कल एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे, ठीक है भाई, ओके बाय।